गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत राठौड़ और आज हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्राइसिंग ऑफ क्लाउड तक, जहाँ पर हमने समझा था कि बेसिकली 3 प्राइसिंग फंडामेंटल्स होते हैं AWS के अंदर: कंप्यूट के बेसिस पर, स्टोरेज के बेसिस पर और डेटा ट्रांसफ़र के बेसिस पर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स मूव हेड। हिस्ट्री छोड़ रहा हूँ मैं, हिस्ट्री कोई काम की नहीं है, अभी कोई कभी नहीं पूछता। क्लाउड नंबर फैक्ट्स, ये भी आगे बढ़ो, कोई काम का नहीं। यूज़ केसेस, स्केलेबल एप्लीकेशन, सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन बनाने के काम आता है AWS जो है। साथ ही साथ में जो है डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है AWS के अंदर इवन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इवन उन्होंने बनाया है। कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी बने हैं और डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ कोलैबोरेट विथ AWS एज वेल। अलॉन्ग विद दैट इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, जैसे कि इंटरप्राइज हो गया, एंटरप्राइज आईटी, बैकअप स्टोरेज, डेटा एनालिटिक्स में, साथ ही साथ में वेबसाइट होस्टिंग में, मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप्स, गेमिंग में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। AWS देखा जाए तो एक वास्ट ओशियन है, इसको जितना पढ़ो उतना कम है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, वो पहले देख लेते हैं। AWS रीजन्स, AWS अवेलेबिलिटी जोन्स, AWS डेटा सेंटर्स, AWS एज लोकेशंस और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि AWS रीजन्स होता क्या है। सबसे पहले ये समझाता हूँ AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इसका एक नेटवर्क फैला हुआ है AWS का, जिसके बेसिस पर पूरा जो है AWS काम करता है। मतलब ये समझ लो, अगर AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो इवन AWS का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता। सो दिस इज़ द बेस ऑफ AWS। नाउ AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। इंटरनेट केबल्स अराउंड द ग्लोब सर्च करते हैं। लेट्स सी, इमेजेस में दिखेगा कुछ ना कुछ। हाँ, एक अच्छा सा डायग्राम लेते हैं, ये वाला। पूरी दुनिया के अंदर हमारे हमारे इंटरनेट कैसे वर्क करता है। पूरी दुनिया के अंदर समंदर के बेस पर ऐसी केबल्स, बड़ी बड़ी केबल्स, जाइंट केबल्स जो हैं बिछी हुई हैं। ये एक दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इनके थ्रू जो है हमारा इंटरनेट, इवन इंटरनेट का डेटा पैकेट्स ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें होती पॉसिबल है। ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कनेक्टेड है, कंट्री वाइज कनेक्टेड है। और इसी इन्हीं केबल्स के कारण जो है हमारा पूरा इंटरनेट जो है वर्क करता है। सिमिलरली AWS का भी एक खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं आपको AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूँ। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इमेजेस में जाते हैं। Now, what is AWS global infrastructure? Similar to the analogy of the internet cable system in the oceans, AWS का खुद का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि हर एक कंट्री में, हर एक कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। देखते हैं इसे, इस डायग्राम को देखना। इट्स नॉट दैट मच क्लियर, बट हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो कॉन्टिनेंट वाइज, इवन कंट्री वाइज जो है, इनके कुछ रीजन्स हैं। AWS ने खुद के रीजन्स बना रखे हैं, ठीक है। एक कंट्री में एक से ज़्यादा रीजन भी होना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब रीजन जो है एक कॉन्टिनेंट वाइज हो गया, आई मीन कंट्री वाइज हो गया। लेट्स सी, इधर दिखाता हूँ आपको मैं।
AWS हैज़ रीजन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। AWS के जो भी रीजन्स हैं वो पूरी दुनिया में जो हैं फैले हुए हैं। इन रीजन्स का नाम इस टाइप से होता है कुछ, US ईस्ट 1, EU वेस्ट 3, समथिंग लाइक दैट। अब एक रीजन जो रहता है वो क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर, अ रीजन इज़ अ क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर्स। मतलब एक रीजन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल डेटा सेंटर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या सिंपल भाषा में कहूँ को तो इवन ये भी कह सकता हूँ, अ रीजन इज़ अ कलेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स। अ सिंगल रीजन कैन कंटेन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। और अवेलेबिलिटी जोन की बात करी जाए तो एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स भी बिल्कुल प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द AWS सर्विसेज आर रीजन स्कोप्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर कि जितनी भी AWS सर्विसेज हैं रीजन स्कोप्ड है, मतलब हो सकता है कि जो US ईस्ट ओहियो में जो रीजन वाइज कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज या सर्विसेज अवेलेबल हैं, दैट माइट बी पॉसिबल कि एशिया पैसिफिक रीजन में या एक पर्टिकुलर कंट्री में, एशिया पैसिफिक की कोई पर्टिकुलर कंट्री, लेट अस कंसिडर हांगकांग, हांगकांग हो गई, उसमें वो पर्टिकुलर रिसोर्स या सर्विस अवेलेबल ना हो, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट ऑफ द AWS सर्विसेज आर रीजन स्कोप्ड। फाइंड करते हैं रीजन, यहाँ पे एक डेफिनेशन मिल जाए थोड़ा बेटर समझ में आएगा आपको। रीजन, 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 देखो AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट अराउंड AWS रीजन्स। AWS का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो AWS रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स के बेस पर बना हुआ है। AWS रीजन जो है ये फिजिकल लोकेशन होती है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, जहाँ पर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और एक अवेलेबिलिटी जोन जो है वो एक या एक से ज़्यादा डिस्क्रीट डेटा सेंटर को कंटेन करता है या कंजिस्ट करता है, ठीक है। ईच विथ रिडंडेंट पावर, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी। और हर एक डेटा सेंटर जो भी प्रेजेंट होता है अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, उसके अंदर पावर का बैकअप, नेटवर्किंग का बैकअप, कनेक्टिविटी का बैकअप, इवन हर एक चीज़ का बैकअप अवेलेबल रहता है। इसलिए जो है ये इनका नाम ही अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। एंड दीज डेटा सेंटर्स, ईच सेपरेट डेटा सेंटर इज़ हाउस्ड इन सेपरेट फैसिलिटीज़। सेपरेट फैसिलिटीज़ की अगर बात करी जाए तो मतलब अलग अलग लोकेशन पर ये जो हैं सिचुएटेड रहते हैं, मतलब एक ही जगह पर सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किस पर बिल्ड है हुआ है, AWS रीजन पर और अवेलेबिलिटी जोन पर। AWS रीजन्स जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और एक रीजन के अंदर हाँ, एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स प्रेजेंट होते हैं और एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These availability zones offer you the ability to operate production applications and databases that are more highly available, fault tolerant and scalable that would be possible फ्रॉम अ सिंगल डेटा सेंटर। और इन अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, अब हम अवेलेबिलिटी जोन की बात कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो है हम ऐसी एप्लीकेशंस ऑपरेट करते हैं या डेटाबेसेस को स्टोर करके रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली अवेलेबल हों, फॉल्ट टॉलरेंट हो। फॉल्ट टॉलरेंट मतलब कि मान लो डेटा सेंटर में कुछ इशू आ गया या कोई वेदर कंडीशन आ गई, तो उस कंडीशन में भी ये ऑपरेटिंग रहेगा। इवन कुछ भी हो जाए, ये पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन विल बी फंक्शनिंग, दैट पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन विल बी फंक्शनिंग, ठीक है। स्केलेबल मतलब इवन इस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर को स्केल अप करना है। स्केल अप करना मतलब मेरी रिक्वायरमेंट जो है अब बढ़ गई है। मान लेते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लोड आ रहा है, अब ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में ये कर सकता हूँ मैं कि अवेलेबिलिटी जोन या डेटा सेंटर्स जो हैं उनको स्केल अप या स्केल डाउन भी कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। नाउ एक बार शुरू से पढ़ते हैं, इतना तो हो गया था, जस्ट मिनट।
AWS Cloud operates in 80 availability zones with 25 geographic regions around the world. अब AWS Cloud जो है वो 80 अवेलेबिलिटी जोन में ऑपरेट करता है 25 जोग्राफिक रीजन के अंदर अराउंड द वर्ल्ड, विच अनाउंस प्लान फॉर मोर अवेलेबिलिटी जोन्स एंड रीजन्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और साथ ही साथ में अभी और भी अवेलेबिलिटी जोन्स और रीजन्स आने वाले हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। और AWS का आप थोड़ा सा ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ अब देख ही लेते हैं। मैंने आपको AWS रीजन अवेलेबिलिटी जोन बताया। तो AWS serves over a million active customers in more than 240 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ठीक है, 240 से ज़्यादा टेरिटरीज और कंट्रीज़ के अंदर जो है AWS मिलियंस ऑफ एक्टिव कस्टमर्स को सर्व करता है। ठीक है, we are steadily expanding global infrastructure to help our customer achieve lower latency and high throughput, and to ensure that their data resides only in the AWS region they specify. As our customer grows their businesses, AWS will continue to provide infrastructure that meets their global requirements. ठीक है, सिंपल भाषा में कहा जाए, और क्योंकि ये इतना लार्जली प्रेजेंट है, स्प्रेड है, ये हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, और इवन ये इंश्योर करता है कि उनका जो डेटा है, कस्टमर का जो डेटा है वो सिक्योर रहे और स्पेसिफाइड AWS रीजन के अंदर ही रहे। ठीक है, सो अभी तक हमने ये देखा कि AWS रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। एक सिंपल भाषा में कहा जाऊँ यहाँ पर मैं, लेट्स सी, 10 मिनट चल रहा है क्या। AWS रीजन जो है हमारा, AWS रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, एक या एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन। आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, वो बेटर होगा, ऐसे समझ नहीं आएगा नहीं तो। ड्राइंग बोर्ड ओपन कर लें, ये रहा वाइट बोर्ड। ग्रेट, देखो, मान लो ये मेरा एक AWS का रीजन है। ठीक है, R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको मैं। इस रीजन के अंदर हो सकता है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन प्रेजेंट हो। ठीक है, मान लो इसका नाम दे देते हैं AZ1, ये AZ2 हो गया, ये AZ3 हो गया। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, सो ये एक हमारा रीजन है, उसके अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, और एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक या एक से ज़्यादा, मतलब मोर देन वन, मोर देन वन क्या प्रेजेंट होंगे, डेटा सेंटर्स। अब सवाल उठेगा यहाँ पे कि ये डेटा सेंटर एक्चुअल में है क्या। डेटा सेंटर कुछ भी नहीं है, ये सर्वर है आपका। क्या है ये, सर्वर। आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, बड़ी खतरनाक राइटिंग आ रही है। ऑलराइट, सो अभी तक ये समझ में आया कि रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और डेटा सेंटर कुछ नहीं होता, सर्वर होता है। तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, डेटा सेंटर भी समझा ही दिया मैंने आपको। एज लोकेशंस की बात करते हैं अब। मिटेगा क्या, नहीं।
ऑल राइट, हाउ टू चूज एन AWS रीजन, चलो ये भी देख ही लेते हैं स्लाइड पर. इफ़ यू नीड टू लॉन्च अ न्यू एप्लीकेशन, वेयर शुड यू डू इट. अब मान लो आपको एक नई एप्लीकेशन लॉन्च करनी है AWS के अंदर, तो आप कहाँ पर उसे लॉन्च करोगे, कहाँ पर आप उसे एक्चुअल में लॉन्च करना चाहोगे. अब ये कैसे डिसाइड करोगे आप. तो कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले. जैसे कि कंप्लायंस हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, ठीक है, अवेलेबल सर्विसेज हो गया, प्राइसिंग. कंप्लायंस की बात करते हैं. कंप्लायंस विद डेटा गवर्नेंस एंड लोकल रिक्वायरमेंट्स. डेटा नेवर लीव्स अ रीजन विदाउट योर एक्सप्लिसिट परमिशन. क्योंकि मैंने बताया था कि AWS रीजन जो हैं कंट्री क्या बताया था, जस्ट मिनट. AWS सर्विसेज जो है वो रीजन स्कोप्ड है. मतलब एक रीजन के अंदर मान लो अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल है तो दैट माइट ऑल्सो भी पॉसिबल कि मतलब दूसरे रीजन के अंदर वो अवेलेबल ना हो. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर लिखा हुआ, और दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा गवर्नेंस एंड द लीगल रिक्वायरमेंट्स. वहाँ की गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर कंट्री की जो रूल्स हैं उसके बेसिस पर जो है हम ये कह सकते हैं कि ये सारे सर्विसेज जो हैं रीजन स्कोप्ड हैं. क्योंकि दैट माइट भी पॉसिबल कि मतलब एक कंट्री में जो रूल्स हों वो दूसरी कंट्री से डिफर हो. एंड दैट इज़ वाई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स. अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कस्टमर्स या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो कस्टमर हैं वो US में प्रेजेंट हो. तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन का जो एप्लीकेशन है वो हम इंडिया में लॉन्च करें. क्यों, क्वेश्चन आएगा. ऑब्वियस सी बात है, जब पॉपुलेशन या लार्ज सेट ऑफ कस्टमर्स जो हैं US में प्रेजेंट हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि मुझे उनको क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करनी रहेंगी. एंड दैट इज़ वाई अगर हम जो हैं हमारा रीजन बहुत ही दूर सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफाइड एरिया ऑफ कस्टमर या सेट ऑफ कस्टमर्स से, तो वहाँ पर लेटेंसी का इशू आता है. इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि जो भी आपके सेट ऑफ कस्टमर्स हैं अगर वो एक पर्टिकुलर रीजन में बेस्ड हैं, स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक कंट्री में, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में ही आप अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करें. एप्लीकेबल सर्विसेज विद इन अ रीजन, ठीक है. अब अभी बताया था मैंने कि AWS सर्विसेज आर रीजन स्कोप, तो ये उसमें ही कवर हो जाता है कि कुछ सर्विसेज और फीचर जो हैं हर एक रीजन में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है. दैट माइट बी ड्यू टू द गवर्नेंस लॉज और दैट माइट बी ड्यू टू द AWS सर्विसेज पॉलिसीज, ठीक है. प्राइसिंग की बात करी जाए, हर एक रीजन के अकॉर्डिंग जो है प्राइसिंग जो है वेरी करती है. तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है. और इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहिए AWS के अंदर. अवेलेबिलिटी जोन में बता चुका हूँ. एक रीजन के अंदर मैनी अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं. मैक्सिमम 6 होते हैं लेकिन, ठीक है. मिनिमम 2 होते हैं, यूजुअली 3 होते हैं और मैक्सिमम 6 होते हैं. और हर एक अवेलेबिलिटी जोन जो है हाई बैंडविड्थ अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्किंग के थ्रू जो है कनेक्टेड रहता है. मतलब हर एक अवेलेबिलिटी जोन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा. जैसे ये जो है तो ये तीनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं. ये अगर इससे है तो ये इससे भी होगा और ये इससे भी होगा और ये इन दोनों से भी होगा, ऐसा. राइट. नाउ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की बात करते हैं. पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मतलब एज लोकेशंस. Amazon has 216 point of presence, 205 ad locations and 11 regional caches in 84 cities across the 42 countries. Content is delivered to end users with lower latency. अब ये समझते हैं कि एज लोकेशन है क्या. एज लोकेशन, लेट्स सर्च.
डेफिनेशन इधर ही देखते हैं इसका, ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं एज लोकेशन। Edge location is the data center used to deliver content fast to your users। एज लोकेशन कुछ नहीं है, ये वो डेटा सेंटर होता है जो आपके यूज़र को कंटेंट डिलीवर करता है, ठीक है। सिंपल में भाषा में कहा जाए, जो मैंने डेटा सेंटर बताया था वही चीज़ है यहाँ पर एज लोकेशंस, ठीक है। सो ओवरऑल AWS की 216 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, जिसमें से 205 तो हमारी एज लोकेशन हो गई और 11 रीजनल एज कैशेस हैं। अब रीजनल एज कैशेस या रीजनल कैशेस क्या होते हैं? कैशेस से समझ में आ रहा होगा, मेमोरी स्टोरेज होती होगी यहाँ पर, राइट। तो ऐसे 11 रीजनल एरियाज़ हैं, रीजनल कैशेस हैं जो कि AWS में प्रेजेंट है, जो कि एज अ बैकअप काम करते हैं, ठीक है। कंटेंट इज डिलीवर्ड टू द एंड यूजर्स विथ लो लेटेंसी ड्यू टू द एज लोकेशंस, क्योंकि ये यूज़र के सबसे करीब होते हैं एज लोकेशंस, ठीक है। नाउ नाउ AWS के कुछ सर्विसेज जो हैं ग्लोबल हैं और कुछ सर्विसेज रीजन स्कोप्ड हैं। ग्लोबल सर्विसेज जो हैं, जितनी भी ग्लोबल सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं AWS के अंदर। जैसे कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, राउट 53 DNS सर्विस है ये, ठीक है। क्लाउड फ्रंट जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के काम आता है, इवन नेटफ्लिक्स में भी ये यूज़ होता है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, काइंड ऑफ फायरवॉल है ये, ठीक है। ये जितना भी सर्विसेज यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी ग्लोबल सर्विसेज हैं। कुछ रीजन स्कोप्ड सर्विसेज भी होती है, जैसे कि Amazon EC2, जो कि दैट वर्क्स एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। इलास्टिक बीन स्टैक प्लेटफॉर्म एज सर्विस, लैम्डा फंक्शन एज सर्विस एंड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ये कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, उनके एग्जांपल हैं जो कि रीजन स्कोप्ड है। मतलब दैट माइट बी पॉसिबल कि मतलब इनके प्राइसेस वेरी करेंगे। इवन हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सर्विस दूसरे पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल ना हो। अब आगे देखते हैं हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है। जब भी हम AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या है एक्चुअल में? हमारी और मतलब कस्टमर की और AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड के प्रति फॉर द सिक्योरिटी, रिगार्डिंग द सिक्योरिटी। सो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल डायग्राम जो है यहाँ पर हमें ये समझा रहा है कि कस्टमर की और AWS की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाउड के प्रति रिगार्डिंग द सिक्योरिटी। अब कस्टमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसे हम कहते हैं कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी इन द क्लाउड while the AWS is responsible for the security of the cloud। What does mean by that? कस्टमर की सिक्योरिटी इन द क्लाउड, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ? तो जो भी कस्टमर का डेटा हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रोल्स और जो रूल्स वो यहाँ पर दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ही इज़ यूजिंग, नेटवर्क एंड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन दैट ही इज़ यूजिंग, और इवन क्लाइंट साइड का जो डेटा है, एनक्रिप्शन है, डेटा की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, साथ ही साथ में सर्वर साइड का एनक्रिप्शन, ट्रैफिक का ट्रैफिक की नेटवर्किंग और प्रोटेक्शन, आई मीन टू से नेटवर्क ट्रैफिक का प्रोटेक्शन, उसका एनक्रिप्शन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर दैट कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी इन द क्लाउड। वेल कमिंग टू द AWS में इसे AWS इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। व्हाट डज मीन बाय दैट? तो जितने भी रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स और एज लोकेशन है, इनकी सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, साथ ही साथ में हार्डवेयर और जो भी हमारा AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सिक्योरिटी, उसका मेंटेनेंस, ठीक है। साथ ही साथ में जो भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं
उन सॉफ्टवेयर्स की सिक्योरिटी, ठीक है। CIA ट्रेड्स होते हैं एक्चुअल में, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करके रखना पड़ता है इवन कस्टमर और AWS दोनों को, ठीक है। सो these are the shared responsibility model that is between the customer and the AWS. सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।